हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे? चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि कल जो हमने बात की थी अपने प्रोटिस्टा जगत के बारे में बात की थी, है ना। और प्रोटिस्टा जगत में कल हमने देखा क्राइसोफाइट। आपको पता है कि प्रोटिस्टा जगत को हमने 5 भागों में डिवाइड किया था, या मैं कहूँ कि 5 प्रकार के जीव हमारे प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उनमें से कल जो हमने बात की थी वो एक की कर ली थी, जिसको हम क्राइसोफाइट बोल के चलते थे। और क्राइसोफाइट में हमें मोस्ट वन जो बात अपने माइंड में रखनी थी वो ये रखनी थी कि क्राइसोफाइट में डाइटम और सुनहरे शैवाल आते हैं, जो मोस्टली डाइटमी मृदा का निर्माण करते हैं। और जो ये डाइटमी मृदा होती है वो हमारे लिए बहुत काम की होती है। तो उसके कल हमने कुछ यूजेज भी देखे थे, तो वो यूज भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में नेक्स्ट सेकंड यदि हम बात करें तो वो है डायनोफ्लैजिलेट। क्या है भाई? डायनोफ्लैजिलेट, यानी कि क्राइसोफाइट के बाद जो सेकंड है वो है डायनोफ्लैजिलेट। देखते हैं ये क्या है भाई। तो लिखिए, यह समुद्री व प्रकाश संश्लेषी हैं। इनमें ज़ैंथोफिल नामक वर्णक होता है, अतः इनका रंग भूरा या लाल होता है। ठीक है, ज़ैंथोफिल को आप अंडरलाइन करना। समझ में आ रही बात? मोस्ट बात हम यहां पे लिखेंगे, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अधिकांश डायनोफ्लैजिलेट जैव संदीप्त होते हैं। जैव संदीप्त होते हैं। ये रात के समय चमकते हैं, अतः इन्हें अग्नि शैवाल भी कहते हैं। इनके चमकने के कारण समुद्र की लहरें जलते हुए अंगारे समान लगती हैं। ठीक है, अभी है जगह,
एक पॉइंट और लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ये लाल डायनो फ्लैजलेट में विस्फोट के कारण समुद्र का जल लाल दिखाई देने लगता है। एक पॉइंट और है, वो मैं यहां ऊपर लिख देता हूं ना, यहां पर दिखाई देने लगता है। इस कारण मछली व समुद्री जीव मर जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका गोनिया लैक्स। लिख लीजिए, फिर मैं पूरी सभी लाइनों को आपको समझाऊंगा। लास्ट में ये वाली लाइन आएगी है ना, यहां से इस चीज को आप ध्यान देना है, ये सबसे एंड की लाइन है, गोनिया लैक्स वाली है ना, यहां तक आप नोट कीजिए, फिर हम इसको समझेंगे। आराम से लिख लो। लिख लिया? चलिए लिख लिया। सुनिए अब सेकंड जो है वह है डायनोफ्लैजलेट। ठीक है, तो डायनोफ्लैजलेट के मैं बारे में आपको बात बताऊं कि ये क्या होते हैं। ये सभी समुद्री हैं और प्रकाश संश्लेषी हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शो करते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, इनमें एक वर्णक होता है, वर्णक का मतलब होता है एक कलर यानी कि रंग। तो ज़ैंथोफिल नामक इनमें वर्णक होता है, अतः इनका जो रंग है वो भूरा या लाल होता है। याद रखना, डायनोफ्लैजलेट का जो रंग है वो अधिकतर भूरा या लाल होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक ज़ैंथोफिल नामक वर्णक होता है। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि डायनोफ्लैजलेट की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकांश डायनोफ्लैजलेट जो हैं वो जैव संदीप्त होते हैं, यानी कि एक में जैसे जुगनू आपने देखा है ना, जुगनू जिस प्रकार चमकता है, चमकते हैं ना जुगनू, तो उसी प्रकार हमारे डायनोफ्लैजलेट जो हैं वो भी चमकते हैं। ठीक है, अब ये रात के समय चमकते हैं, इसलिए इन्हें हम अग्नि शैवाल भी बोलते हैं, फायर एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अग्नि शैवाल के नाम से किन्हें जाना जाता है? डायनोफ्लैजलेट को। ऐसे आपको याद रखना है। इनके चमकने के कारण जो समुद्र की लहरें हैं, मतलब क्या है, ये समुद्र में रहते हैं, समुद्र की जब लहरें इस प्रकार चलती हैं तो ये चमकते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे अंगारे जल रहे हों। कैसा लगता है? जैसे अंगारे जल रहे हों, है ना। और जो लाल डायनोफ्लैजलेट होता है उसमें होता है विस्फोट। विस्फोट का मतलब मैं आपको बता दूं कि उनमें इतनी मात्रा में जनन होता है कि अपनी संख्या वो एक साथ बहुत तेज गति से बढ़ाते हैं। लाल डायनोफ्लैजलेट जो हैं उनमें विस्फोट का मतलब यह है कि वो अपनी संख्या ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो संख्या बढ़ाने के कारण जो समुद्र का जल है
वो लाल दिखाई देने लगता है और यह एक विष जैसे पदार्थ का श्रावण भी करते हैं। उस विष जैसे पदार्थ के कारण जो मछली हैं और समुद्री जीव हैं वो भी मर जाते हैं। तो यहाँ लाल डायनोफ्लैजेलेट का एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है, उसका नाम है गोनिया लैक्स। क्या नाम है उसका? गोनिया लैक्स। ठीक है, तो इतना कुछ हमें केवल डायनोफ्लैजेलेट में पढ़ना है ना, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस है तो यहाँ शॉर्ट एंड मोस्ट ही अपने सिलेबस में है भाई, बिल्कुल है ना। ज़्यादा थ्योरी और बेकार की थ्योरी हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आई बात? नहीं आई तो ये लिख लिया डायनोफ्लैजेलेट, है ना। चलिए, ये हुआ सेकंड। थर्ड लिखिए। तीसरा है युगलिनोइड। क्या है भाई? युगलिनोइड। ठीक है, युगलिनोइड। तो देखते हैं ये युगलिनोइड क्या है। तो लिखिए इसमें, यह कशाविक होते हैं जो स्वच्छ व स्थिर जल में रहते हैं। यहां से मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, लेकिन ये एक प्रोटीन युक्त लचीले आवरण से आवृत होते हैं, जिसे पेलिकल कहते हैं। ये बहुत मोस्ट लाइन है जो मैंने आपके लिखाई है, पेलिकल वाली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इनके अग्रभाग पर एक अंतर्वलन होता है, जिसमें दो कशाविका होती हैं, जिनमें एक लंबी व एक छोटी होती है। इनमें गमन कशाभ, जिसको हम इंग्लिश में फ्लैजेला द्वारा होता है। कशाविका के पास द्रक बिंदु, द्रक कैसे लिखना है आपको पता है? द्रक बिंदु है ना, होता है
जो प्रकाश की तीव्रता की ओर बढ़ाने में सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये पादप व जंतु की तरह, पादप व जंतु दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, अतः इन्हें दोनों के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ये भी बहुत मोस्ट पॉइंट है। कितनी जगह बची हुई है अभी? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा भोजन बनाते हैं, जबकि अनुपस्थिति में परपोषी की तरह होते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूं यहाँ पर तो मोस्ट वन युगलीना। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ तक? हाँ, तो ये युगलिनॉइड के बारे में बात है। आप फिलहाल इसको लिख लीजिए और फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन हमें किस प्रकार याद करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसके बाद फिर इसके डायग्राम की भी बात करेंगे। तो एक बार आप इसकी थ्योरी को नोट कर लीजिए। लिख लिया? लिख लो फटाफट है। सुनिए भाई, लिख लिया होगा सभी ने ना? ध्यान से समझिए कि युगलिनॉइड क्या है। तो युगलिनॉइड जो है, या मैं मोस्टली आपसे कहूं एक युगलिना शब्द आप याद रखो। युगलिना, युगलिना जो है, अच्छा इसके जनन के पॉइंट और हम कर लेते हैं ना। एक पॉइंट और आप लिखना चाहें लिख लीजिए ना, कोई अच्छा पॉइंट है वो भी। हाँ, इनमें
अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होता है। एक ये पॉइंट और आप लिख लीजिए चाहे तो, है ना, और लिखें तो एक और लिख लीजिए अब मुझे याद आ गया ना, संकुचन धानी जल की मात्रा को नियंत्रित करती है। लिख लीजिए ना, वैसे कोई खास ज़्यादा नहीं है पर मुझे याद आ गया तो नोट कर लीजिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है ना। सुनिए भाई, युगलिनॉइड, युगलिनॉइड में आपको एक ही एग्जाम्पल याद रखना है और वो भी है युगलिना। क्या बोलेंगे उसको हम? युगलिना। तो युगलिना क्या है? यह कसाबिक होते हैं। आप पहले तो एक बात समझिए कि ये कसाब क्या होते हैं। कसाब मैं आपको बता दूं, एक बाल जैसी संरचना होती है। जैसे आपने झींगुर को देखा होगा, कॉकरोच देखा होगा, झींगुर, है ना, जिसके दो मूंछें ऐसी होती है ना, ऐसे एंटीना, एंटीना जिनको हम बोलते हैं ना, बिल्कुल इसी प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। उन्हें हम कसाब बोलते हैं ना, फ्लैजेला। इंग्लिश में बोला जाता है फ्लैजेला, यानी कि कसाब। ठीक है भाई। तो ये कसाबिक होते हैं जो स्वच्छ और स्थिर जल में रहते हैं। स्थिर जल का मतलब है नीचे तलहटी में पाए जाते हैं। ठीक है। ये मोस्ट वन लाइन है जो मैं आपके सामने भी पढ़ रहा हूं कि इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, लेकिन इन पर एक प्रोटीन युक्त एक आवरण होता है, लचीला आवरण, जिस आवरण का नाम है पेलिकल। तो आपको याद रखना है कि पेलिकल का आवरण किन की विशेषता है। तो पेलिकल जो विशेषता है वो है युगलिना की, और किसी के पास ऐसा आवरण नहीं होता, केवल युगलिना के पास होता है। ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखना। और इनमें कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है। बाकी कोई खास ज्यादा नहीं है। इसके अग्रभाग पर एक अंतर्वलन होता है जिसमें दो कसाबिका होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। इनमें जो गमन होता है वो कसाब के माध्यम से ही होता है, यानी कि ये पानी में जो तैरते हैं या चलते हैं तो वो कसाब की सहायता से ही चल पाते हैं। इसके पास एक दृक बिंदु होता है जो प्रकाश की तीव्रता की ओर, देखो ऑप्टिक जो स्पॉट है यानी कि दृक बिंदु जो है वो देखने में मदद करता है वैसे ना। तो प्रकाश की ओर जहां थोड़ा प्रकाश होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये बिंदु इनकी मदद करता है। ठीक है। मोस्ट वन बात कि जो युगलिना होते हैं पादप और जंतु दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, अतः इसको हम पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। मैंने आपसे कई बार बताया है कि योजक कड़ी वाला जो क्वेश्चन आपको मिले वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमेशा आते ही रहते हैं कि योजक कड़ी कौन कौन है ना। जैसे आपसे पूछ ले कि भाई पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी किसे माना जाता है, तो आपका आंसर जाएगा युगलिना। ठीक है। देखो योजक कड़ी का मतलब ये होता है कि ये ऐसी बात करे जिसमें उन दोनों के लक्षण हों। जैसे पादप और जंतु की मान रहे तो ये जीव ऐसा होगा जिसमें प्लांट जैसे लक्षण भी होंगे और जंतुओं जैसे लक्षण भी होंगे। तो पादपों की तरह ये क्या काम करते हैं कि इनमें क्लोरोफिल होता है जिस वजह से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन कब? जब प्रकाश हो। नाइट के समय यदि प्रकाश नहीं है तो यही युगलिना परपोषी की तरह भी व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार ये पादप और जंतु दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए इनको हम योजक कड़ी कहते हैं। क्लियर? हाँ। इनमें जो अलैंगिक जनन है वो द्विविखंडन विधि के द्वारा होता है। द्विविखंडन का मतलब होता है कि इनका शरीर है जो दो भागों में बढ़ जाता है और नई संतानों का निर्माण हो जाता है। तो ये थी हमारी बात युगलिनॉइड के बारे में। ठीक है। अब इसका एक डायग्राम हम देख लेते हैं।
डायग्राम कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, एक बहुत ही नॉर्मल सा इसका डायग्राम है, वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, यह है हमारा युगलिना। नामकरण की बात कर लेते हैं, तो यह है कसाभ, और ये बड़ा कसाव है और ये छोटा कसाव है भाई, है ना, ये वाला। दो डिफरेंट कलर का मैंने यहाँ पर लिक्विड बनाया है, उसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। ब्लैक कलर में तो है एक्टोप्लाज्म, और ग्रीन कलर का है एंडोप्लाज्म। ठीक है, यह है संकुचन धानी, और यह इसका केंद्रक, और ये इसके गुणसूत्र। ठीक है भाई, ये खांच मैं इसको बोल देता हूं, या अंतर्बलन इसको मैं बोल सकता हूं। तो यह है एक युगलिना। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए, छोटा सा डायग्राम है इसका। बना लीजिए आराम से। बना लिया। ठीक है, तो ये है युगलिना भाई। अब नंबर 4 है, हालांकि लिख लेते हैं हम उसको, एक दो लाइन ही है उसकी। अवपंक कवक, जिसको स्लाइम मोल्ड्स फंगस बोलते हैं। कोई खास ज़्यादा बात नहीं है, छोटी सी बात में एक दो लाइन इसके साथ लिख देता हूं। यह है मृतपोषी प्रोटिस्ट हैं, इन्हें प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। ये
स्थलीय व जलीय होते हैं। बस इतना लिख लो, कोई खास नहीं है मतलब बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने लेकिन आपको लिखा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 2-3 पॉइंट लिख लीजिए और आज हम केवल इतनी ही बात करेंगे। कल हम बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं अपने प्रोटोजोआ के बारे में, ठीक है। प्रोटोजोआ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अच्छा टॉपिक है जहाँ से नीट में क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे प्रोटोजोआ और उसी के साथ हमारा प्रोटिस्टा जो जगत है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।